नमस्कार। मेरे इस चैनल में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज मैं एक नए विषय वस्तु एनीमिया मुक्त भारत की संकल्पना को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एनीमिया मुक्त भारत अर्थात ऐसे भारत देश की परिकल्पना करना जिसमें एनीमिया ना हो। अब ये एनीमिया है क्या, पहले अपन इसकी बात कर लें। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, समझने में आसान है। अगर एक अपन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ना जा कर के आसान भाषा में कहें कि हमारे खून में हीमोग्लोबिन की एक निश्चित मात्रा की अगर कमी हो जाती है तो उसे हम लोग एनीमिया कहते हैं। और एनीमिया अगर एनीमिया हो गया, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई हमारे बॉडी में, उसके कारण पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती। और अगर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हुई तो कई सारी बीमारियों का घर लेंगी, कई सारी बीमारियां हमारे बॉडी में हो जाएंगी। एनीमिया सुनने में तो एक छोटा शब्द है, लेकिन होता एक गंभीर बीमारियों का घर है जो गंभीर बीमारियों की शुरुआत कर देता है। बड़ा आसान से अपन कहते हैं एनीमिया है, अपन नॉर्मल मान के चल देते हैं इसको। लेकिन एनीमिया हो जाना इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाना। और इम्यूनिटी कम, जैसे आप जानते हैं ना कि भी कोविड चल रहा था, इम्यूनिटी कम होने के कारण ही कोविड का अटैक हो रहा था। यही कंडीशन इसमें भी है। अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हुआ तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, और इम्यूनिटी कम होने से कई सारी बीमारियां की शुरुआत होने लगेगी। तो बड़ा आसान सा है, लेकिन इस प्रोग्राम की शुरुआत क्यों की जा रही है, इसका सोचने का विषय है और बहुत गंभीर मुद्दा भी है। अगर छोटा मोटा विषय वस्तु होता तो इस प्रोग्राम की शुरुआत नहीं की जा रही होती। आपको अवगत करा दें कि NFHS का जो सर्वे होता है वो हमारा हेल्थ सर्वे करती है। सर्वे करके हम लोग को डेटा प्रोवाइड कराती है, जिससे हम उसमें संवेदित हो सकें और नई रणनीतियाँ बनाई जा सकें। अब NHFS के अनुसार, इसका जो सर्वे हुआ उसके अनुसार जो डेटा आए वो वास्तव में चौंकाने वाले डेटा हैं। जैसे हम 6 माह से 59 माह तक के बच्चों को देखें, 6 माह से 59 माह तक का बच्चा है, वो 68.9% बच्चे हमारे एनीमिक हैं। और आसान भाषा में कहें तो अगर 100 बच्चे हमारे पास हैं तो 100 बच्चे में से 69% बच्चे एनीमिक हैं। अब सोचिए, इनकी इम्यूनिटी तो वीक होगी ही, बीमारियां पकड़ेंगी इनको। इसी तरीके से अपन आगे चलें तो जो 15 से 19 वर्ष तक की किशोरी बालिकाएं हैं वो 53.5% एनीमिक हैं। किशोरी बालिका एनीमिक। बालक पर चलें, किशोर जिसे अपन कहते हैं, किशोरावस्था किशोर बच्चे जो 15 से 19 साल तक के होते हैं वो 36.5% एनीमिक हैं। और अगर बृहद में अपन लेके चलें तो 20 से 49 साल तक की जो महिलाएं हैं, 20 से 49 साल तक की जो महिलाएं हैं वो हमारी 52.5% एनीमिक हैं। 52.5% मतलब ये कहें कि आधी से ज़्यादा महिलाएं हमारी एनीमिक हैं। और जब एनीमिक हैं, इनकी इम्यूनिटी वीक है, कार्य क्षमता निश्चित है कम होगी। और इसी तरीके से जो गर्भवती महिलाएं, जो नए जीवन को जन्म देने वाली है, नए भारत का निर्माण करने वाली बच्चों को जन्म देने वाली हैं, वो महिलाएं, हमारी गर्भवती महिलाएं 54.6% महिलाएं एनीमिक हैं। धात्री महिलाएं अर्थात डिलीवरी के उपरांत, डिलीवरी होने के बाद जो महिलाएं हैं वो 58.4% अर्थात डिलीवरी से लेकर के 6 माह तक की जो महिलाएं हैं, जिसे धात्री महिलाएं कहते हैं, वो 58.4% महिलाएं एनीमिक हैं। अब सोचिए, ओवरऑल देखिए,
बच्चे से लेकर के हमारे 49 वर्ष तक के महिला पुरुष सब आधे से ज़्यादा एनीमिक है। जब आधे से ज़्यादा एनीमिक हैं तो हमको ऐसे प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमको ऐसे प्रोग्राम का संचालन करना ही पड़ेगा। अब नॉर्मल नहीं है ये डेटा वास्तव में चौंकाने वाला डेटा है। और अपन कहें तो ये डेटा नॉर्मल नहीं है, चौंकाने वाला डेटा है। वो सारे वर्ग के लोग आधे से ज़्यादा एनीमिक हैं। एनीमिक होना मतलब इम्यूनिटी का कम होना, कई सारी बीमारियों का घर होना। इसीलिए हमारे ज़्यादा पैसे, हमारे कमाई के का अधिकतम राशि मेडिकल पे खर्चा होता है, यही एक कारण है। तो ये एनीमिया की बात करें तो हम इसको ऐसा नहीं कि इसको दूर नहीं कर सकते, हम इसमें पहल करके दूर कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन हमारे प्रयास से ये एनीमिया दूर हो सकता है। कुछ नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी। पहले हम बात कर लें कि जो ये पहल होगी कैसी पहल होगी। उस पहल को करने के लिए पहले हमें एनीमिया कैसे पहचानेंगे इसके बारे में बात करनी होगी। एनीमिया पहचानने के लिए बहुत आसान तरीका है, हम घर पे भी एनीमिया को पहचान सकते हैं। सबसे पहले हम आँख की पलकों से के माध्यम से पहचान सकते हैं। अगर नीचे की पलक जो होती है, हम इसको अपन ऐसे करके ऊपर खड़ा के दिखाएंगे और ऊपर देखने को बोलेंगे, और नीचे की जो पलक होती है, नीचे की पलक देखने के बोलेंगे। अगर उसमें लालिमा कम है तो ये भी एनीमिया है। लालिमा कम हुई मतलब कि एनीमिया है। हथेली मैच कराइए, अगर हथेली में फीकापन है, लालिमा कम है, फीकापन है, तो भी एनीमिया है। जीभ खोल के दिखवाइए, जीभ खोलिए, और अगर जीभ खोल के देखा हमने जीभ में लालिमा कम है, फीकापन है, तो निश्चित है कि उनको भी एनीमिया है। मुंह का कोना, अगर ये वाला पार्ट फटा हुआ है, मुंह में बार बार घाव हो रहे हैं, तो निश्चित ये भी एनीमिया का है। चक्कर आ रहे हैं या थकावट होती है, हम सीढ़ियाँ चढ़ने में हाँफने लगते हैं, ज़्यादा धूप में खड़े हो गए, कुछ देर नॉर्मली कहीं खड़े हैं, जैसे बच्चे देखे होंगे, बच्चे प्रार्थना करते समय स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं, प्रार्थना करते करते चक्कर खा के गिर जाते हैं, ये भी एनीमिया का ही लक्षण है। तो इनके कुछ चीज़ों को देख करके हम एनीमिया पहचान सकते हैं। जैसे देखने का नॉर्मल तरीका, पहले आँख के नीचे की पलक को देखिए, फीकापन है तो एनीमिया। हथेली देखिए, हथेलियों में फीकापन है तो एनीमिया। और जीभ देखिए, जीभ में फीकापन है तो एनीमिया। और मुंह का कोना फटता है बार बार तो भी एनीमिया। और जल्दी थक जाना भी एनीमिया का लक्षण है। तो लेकिन गंभीर एनीमिया भी होती है, और गंभीर एनीमिया में कोई पहचान दे, तो नॉर्मल एनीमिया मैंने बता दिया। गंभीर एनीमिया जिसका कोई भी पहचान सकते हैं, जैसे भूख कम होना, भूख कम मात्रा में लगना, पैरों में सूजन आ जाना, और छोटे मोटे काम करिए उसमें भी सांस फूलने लगना या सिर में दर्द होने लगना। थोड़ा मोड़ा काम कर दीजिए तो हृदय तेज़ी से धड़कने लगे, और हाथ और पैर में शून्यपन आने लगना। ये गंभीर एनीमिया है, इसको हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। और दूसरा तरीका भी है, ये तो हमने घर में पहचानने वाले तरीके बता दिया। मैं एक बार इसको फिर फोकस कर दूँ, क्योंकि पहचानने का बड़ा आसान तरीका है। पहली चीज़ सामान्य अगर एनीमिया है, सामान्य एनीमिया को पहचानने के लिए इसे कहते हैं कम गंभीर। हथेली का आँखों की लालिमा देख लीजिए, पलकों की लालिमा देख लीजिए, अगर फीका है तो एनीमिया। पलक देख लिया, जीभ की फीकापन है, जीभ निकलवा के देख लीजिए, वो फीकापन है। और अगर हथेली फीकापन है, मुँह के कोने फट रहे हैं, तो मतलब कम एनीमिया है। लेकिन गंभीर एनीमिया, भूख कम लगना, पैरों में सूजन आ जाना, थोड़ा मोड़ा काम करने पे भी सांसें फूल जाना या सिर दर्द होने लगना, हृदय का तेज़ी से धड़कना, और हाथ पैर में शून्यपन आ जाना, तो इसे हम गंभीर एनीमिया कहते हैं। अब दूसरा तरीका ये भी हमारे पास में है कि हम एक काम और कर सकते हैं। जैसे हमारे लैब होते हैं, हम पैथोलॉजिकल लैब में जाते हैं, पैथोलॉजिकल लैब में भी टेस्ट, अगर हमको ये सब लक्षण दिखे तो हम पैथोलॉजिकल लैब में जा कर के अपने ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं।
ब्लड टेस्ट कराने पे हमें पता चल सकता है कि हमारा हीमोग्लोबिन का स्तर क्या है। नॉर्मली मैं बता दूं, ब्लड रिपोर्ट आने पे जैसे अगर 6 माह से 59 साल तक का बच्चा है, 6 माह से 59 माह तक का बच्चा था, 5 साल तक का बच्चा है, अगर 11 से अधिक 11 या 11 से अधिक हीमोग्लोबिन मतलब बच्चा अच्छा है, उसको एनीमिया नहीं है। लेकिन अगर 10 से 10.9 ग्राम तक है तो उसे अल्प एनीमिया है। 7 से 9.9 ग्राम हो गया उसे मध्यम एनीमिया है। लेकिन अगर 7 ग्राम से कम हो गया तो उसे गंभीर एनीमिया है। इसी तरीके से 5 से 11 साल तक का अगर बच्चा है, 11.5 है या इससे ऊपर है तो बच्चा बढ़िया है, अच्छा, इसको एनीमिया नहीं है। लेकिन 11 से 11.4 तक का ग्राम है तो उसे अल्प एनीमिया है। 8 से 10.9 के बीच है तो मध्यम एनीमिया है। अगर 8 से कम है तो उसे गंभीर एनीमिया है। इसी तरीके से 12 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनका अगर हीमोग्लोबिन 12 या 12 से ऊपर है तो भी बच्चा सामान्य है, उसे एनीमिया नहीं है। लेकिन अगर 11 से 11.9 के बीच में हो गया तो उसे इस उम्र में अल्प एनीमिया कहेंगे। 8 से 10.9 के बीच हो गया तो मध्यम एनीमिया है, और अगर 8 ग्राम से कम हो गया तो गंभीर एनीमिया है। इसके उपरांत 20 से 45 वर्ष तक की जो प्रजननकालीन महिलाएं हैं, अगर इनका हीमोग्लोबिन 12 या 12 से ऊपर है तो इनको एनीमिया नहीं है। लेकिन इन महिलाओं में अगर 11 से 11.9 ग्राम हो गया तो इन्हें अल्प एनीमिया कहेंगे, और 8 से 10.9 के बीच में हो गया तो मध्यम एनीमिया हो गया, और अगर इनका 8 से कम हो गया तो भी एक गंभीर एनीमिया की अवस्था में आ जाते हैं। इसी तरीके से पुरुष है हमारे, पुरुष का हीमोग्लोबिन अगर 13 या 13 से ऊपर है तो इनको एनीमिया नहीं मानते। लेकिन अगर 11 से 12.9 के बीच में है तो इनको अल्प एनीमिया है, और 8 से 10.9 के बीच में है तो इन्हें मध्यम एनीमिया है, और 8 से कम हो गया तो गंभीर एनीमिया है। और इसी अवस्था में देखें हम गर्भवती महिलाओं की, अगर इनका 11 से ऊपर है तो अच्छा है, इनको एनीमिया नहीं है, और 10 से 10.9 के बीच में हो गया तो इन्हें अल्प एनीमिया है। 7 से 9.9 के बीच में हो गया तो मध्यम एनीमिया है, और 7 ग्राम से कम हो गया तो गंभीर एनीमिया है। ये कैटेगरी है। लेकिन अपन और ओवरऑल देखें तो 11 ग्राम से ऊपर होने पे हम एनीमिया नहीं मानते, और लेकिन अगर 11 से 7 के बीच में आ जाए, 11 से 8 के बीच में आ जाए तो इसका मतलब है कि इनको एनीमिया है। और अगर 7 से नीचे चला जाए, 7 से नीचे चला जाए, या ऊपर बोले 8 से नीचे चला जाए, इसका मतलब है गंभीर एनीमिया उनको हो चुका है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन और जानने के लिए आगे तक देखते रहें। तो ये हम एनीमिया हीमोग्लोबिन के स्तर की बात करेंगे। लेकिन आपको बताएं, ये जो एनीमिया है ये एक चक्र है। ऐसा नहीं है कि हमको हो गया तो हमसे आने वाली को नहीं होगा। एक चक्र है, ये वास्तव में चलता रहता है, टूटता नहीं है। हमको इसको तोड़ना है, उसी तोड़ने के लिए एनीमिया मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। जैसे नॉर्मल सी बात हमने ले लिया, एक बच्चा है, उसे 5 साल में एनीमिया हो गया, किशोरावस्था में गया तो उसको एनीमिया है। अगर वो महिला है, महिला बच्ची हो गई तो वो जाके प्रेग्नेंट होगी, अब वो ऑलरेडी एनीमिक है, उसका बच्चा भी एनीमिक होगा, और जो बच्चा जन्म लेगा वो भी एनीमिक होगा, और वो भी इसी तरीके से साइकिल में चलता रहेगा, उसको एनीमिया होता रहेगा। इसलिए इस एनीमिया से दूर करने के लिए हमको इस चक्र को बीच में तोड़ना पड़ेगा, और इस चक्र को तोड़ने के लिए हमें 2 काम करने होंगे। पहला काम कि हमको आयरन की टैबलेट्स खानी होगी या सिरप पीना होगा। इसको अपने व्यवहार में लाना होगा, जिसको गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है। और दूसरा, हमें अपने पोषण व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। तो पहली बात कर लें हम एनीमिया की रोकथाम के लिए आयरन का अनुपूरण। आयरन के अनुपूरण के लिए पहला एक सिरप बनाया गया है, क्योंकि जो होता है 6 माह से 59
माह तक के बच्चों के लिए, अर्थात 6 महीने से जो 59 माह तक का बच्चा है उनके लिए आयरन सिरप की रखा गया है। कुछ नहीं करना है, उस बच्चे को सप्ताह में 2 बार, हर मंगलवार हर शुक्रवार उसको 1-1 ml सिरप पिलानी है। और आसान शब्दों में कहें, बच्चा 6 माह तक से लेकर के 59 माह तक के बच्चों को हर मंगल हर शुक्र को 1-1 ml आयरन की सिरप पिलानी है। जब तक कि बच्चा 5 साल तक का ना हो जाए तब तक को ये एक्टिविटी करती जानी है, अर्थात इस बच्चे को 1-1 ml सिरप हर मंगल हर शुक्रवार को, अर्थात सप्ताह में 2 बार, या रूटीन में कहें तो सप्ताह में 2 बार इसको पिलाते जाना है। 1 ml आईफे सिरप में 20 mg आयरन होता है और 10 mg फोलिक एसिड होता है। 20 mg आयरन होता है और 10 mg फोलिक एसिड। और अब ये मैं जो बात कर रहा हूँ अभी, ये 0 माह से 5 साल तक के 6 माह से 59 माह तक के बच्चे के लिए था। इसमें हमें कहा 1 ml सिरप में 20 mg आयरन होता है और 100 mg फोलिक एसिड। कितना? 1 ml सिरप में 20 mg आयरन और 100 mg फोलिक एसिड। इसी तरीके से 5 से 10 साल वाले बच्चे को, जो 5 साल से 10 साल वाला बच्चा होगा, उसे आईएफए की गुलाबी गोली देनी है। गवर्नमेंट ने डिफ़ाइन किया है गुलाबी गोली देनी है। इसको सप्ताह में 1 बार देना है। कब देना है? सप्ताह में 1 बार। और निश्चित है कि खाने के बाद ही देनी है। कोई भी गोली हम खाते हैं तो खाने के बाद ही दी जाती है। उसी तरह सिरप में भी खाने के बाद ही पिलाना है, इस बच्चे इसमें भी खाने के बाद देनी है। गवर्नमेंट ने जो डेट डिसाइड की है इसका मंगलवार, अगर मंगलवार को नहीं ले पाते तो किसी और दिन इसको खिला सकते हैं, लेकिन सप्ताह में 1 बार इसको गोली देना है। जब तक कि बच्चा 10 साल का ना हो जाए तब तक कि इसको कंटिन्यू रखना था। 5 से लेकर 10 साल तक के सारे बच्चों को 1 आईएफए की गोली सप्ताह में 1 बार खानी है, जब तक कि बच्चा 10 साल का हो जाए। ऐसा नहीं कि हम 1 गोली खाए तो छोड़ दिया, मतलब हर सप्ताह जब तक कि बच्चा 10 साल का ना हो जाए। एक गुलाबी गोली में 45 mg आयरन होता है और 400 mg फोलिक एसिड होता है। इसी तरीके से 10 से 19 वर्ष तक के जो किशोरावय हैं या 10 से 19 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको 1 नीली गोली दी जाती है। कितनी गोली? 1 नीली गोली सप्ताह में 1 बार, वही मंगलवार को, या मंगलवार के बाद किसी और दिन खा ले। तो सप्ताह में 1 बार, जब तक कि बच्चा 19 वर्ष तक का ना हो जाए। इसको नीली गोली कहते हैं। इसमें कितना होता है? 60 mg आयरन होता है और 500 mg फोलिक एसिड होता है। 60 mg आयरन और 500 mg फोलिक एसिड। ये पूरा हमारा एक चक्र हो गया। इस चक्र को तोड़ने का एक तरीका हो गया। इसी तरीके से 20 से 49 वर्ष तक के जो लोग बच्चे, 20 से 49 वर्ष तक के जो हमारे एज ग्रुप के लोग हैं, उसको लाल गोली खिलानी है सप्ताह में 1 लाल गोली। और लाल गोली और नीली गोली का कंटेंट एक ही होता है, सेम होता है। और एएनसी महिला नॉर्मली 1 गोली प्रतिदिन होती है एएनसी महिला के लिए। एएनसी महिला के लिए प्रथम 3 महीने में फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है और उसके 3 महीने बाद 1 गोली उसको पर डे खानी होती है, जब तक कि वो धात्री, अर्थात डिलीवरी तक, और डिलीवरी के बाद 6 महीने तक 1 गोली पर डे मिनिमम है। लेकिन अगर उसकी कंडीशन के अनुसार, अगर वो उसको एनीमिया है तो 2 गोली रोज़ चिकित्सक के परामर्श से प्रदान किया जाता है। तो हमारा 19 वर्ष तक का जो एज ग्रुप है, सिरप को छोड़ के 5 साल तक बच्चों को 1 गोली देनी होती है सप्ताह में। इस तरीके से 20 से 49 वर्ष तक के लोगों को 1 गोली लाल गोली सप्ताह में 1 बार खानी है। और उसी तरीके से एएनसी महिला है तो चिकित्सक के परामर्श उपरांत जिसकी जितनी उसकी आवश्यकता है 1 या 2 गोली उसको उपयोग करनी होती है।
लेकिन एक गोली मिनिमम खानी ही खानी होती है, एनीमिया है तो 2 गोली। लेकिन ये प्रेगनेंसी टाइम में भी उसको गोली खानी होती है हमारे गर्भवती महिलाओं को और गर्भवती वाली धातु महिलाओं को। अब ये हो गया आयरन अनुपूरण के माध्यम से। लेकिन इसे हम कहें तो ये IFA केवल एक गोली नहीं है, कोई एक दवाई नहीं है जिसे कहा जाए तो हम इस गोली को एक दवाई ना मान लें, कोई दवाई नहीं है, बल्कि ये क्या पोषक तत्व है। ये एक प्रकार का पोषक तत्व है जो हमें खाने से मिलता है। लेकिन हम जो खाना खाते हैं उसमें आयरन का प्रभावी अवशोषण नहीं हो पाता, पर्याप्त हमको आयरन नहीं मिल पाता, इसलिए हम इसकी पूर्ति के लिए इसको गोली के रूप में सेवन कराया जा रहा है। इसलिए हम गोली के रूप में इसका सेवन करते हैं। और IFA गोली टेबलेट खाने से या सिरप पीने से हम एनीमिया पर नियंत्रण कर सकते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो हम इसे गोली न माने, एक कोई दवा न माने, दवा न मान करके एक प्रकार का पोषक तत्व मान है और इसका हमको उपयोग करना चाहिए। और इसी तरीके से हमें अपने दूसरा मैंने कहा था कि 2 तरीके हैं इसको ब्रेक करने का। एक तरीका हमारा हो गया IFA का अनुपूरण, और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, पोषण व्यवहार में। अर्थात हम जो भी खाएं तो उसमें आयरन फोलिक एसिड हो, अर्थात आयरन युक्त खाने खाएं। हम ऐसे खाने का चुनाव करें, अर्थात हर प्रकार के खाने खाएं, सतरंगी खाने खाएं जिसमें हमको पर्याप्त मात्रा में आयरन मिल सके। और अपने बच्चों को ऐसा खिलाएं तो उनको आयरन मिल सके, उसमें आयरन हो, विटामिन हो, प्रोटीन हो, सारे पदार्थ हों। इन 2 व्यवहारों को करने से निश्चित है कि हम एनीमिया के कुचक को रोक सकते हैं और एक एनीमिया मुक्त भारत की परिकल्पना कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा पहल करनी होगी, प्रयास करना होगा और अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प को बनाए रखना होगा। तो आशा करता हूँ कि आप सब एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण कराने में सहयोग प्रदान करेंगे। और आज के लिए धन्यवाद, शुभकामनाओं सहित धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।